सो वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम हट पे। जी हाँ, हर बार की तरह वही बात कि जैसे आपसे वादा है कि आपकी सोशल साइंस को बहुत ज्यादा इजी करके हम लोग आपके लिए लेके आने वाले हैं, ताकि आपकी सोशल साइंस का हर एक कंसेप्ट आपको जो है वो इजीली क्या हो जाए, कवर हो जाए। और इसी सेक्शन में आज हम आपके सिविक्स का वेरी फर्स्ट चैप्टर, जी हाँ पहला चैप्टर, व्हाट डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है को लेके आए हैं। तो इससे पहले आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहां कुछ कंट्रीज की केस स्टडीज को जो है यहां पे लिखा है। तो आपका 1 मार्क का क्वेश्चन यहीं से शुरू हो जाता है और मैं आपको बेसिकली पूरे बेस के साथ बताऊंगा कि जो डेमोक्रेसी है वो आखिर है क्या। लेकिन इससे पहले आप लोग जान लीजिए, शुरुआत करते हैं म्यांमार से। जी हां, म्यांमार में है आर्मी का रूल। चिली एक कंट्री है जहां पे पिनोशेट है, वो भी एक आर्मी का रूल है। नेपाल और सऊदी अरेबिया की आज नहीं पहले की बात करें नेपाल की, तो वहां पे मोनार्की, एक राजा का राज है। पाकिस्तान में एक वक्त आया था जब जनरल परवेज मुशर्रफ का मिलिट्री रूल था। पोलैंड और इराक की बात करें तो यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट एंड सोवियत रिपब्लिक, और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जो एक्सटर्नल रूल्स इन पे चल रहे थे। चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी है जहां पे सिर्फ और सिर्फ वन पार्टी सिस्टम है। मैक्सिको के अंदर पीआरआई जो पार्टी है वो राज कर रही है। और जिम्बाब्वे की बात करें तो वहां पे मुगाबे प्रेसिडेंट जो थे उनका राज था। और अब भारत की बात करें तो भारत में वो सरकार है जिसे लोगों ने चुना है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे आज के इस चैप्टर की, कि जब एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू हुआ था, पहले छोटे छोटे कस्बे थे, छोटे कस्बों से फिर गांव बने, गांव से टाउन, टाउन से शहर, शहरों से देश बनते गए। और हर किसी का ये इरादा था कि उस कंट्री का जो राज है वो उसके हाथ रहेगा। पुराने टाइम की बात करें तो पुराने टाइम में क्या होते थे, किंग्स होते थे जो क्या करते थे, पूरा कंट्रोल करते थे। और राजा के मरने के बाद उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, इस तरीके से जो थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी राज करने वालों की परंपरा चलती रहती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों को समझ आने लगा और लोगों ने डिमांड शुरू कर दी। किस चीज के लिए? डेमोक्रेसी के लिए जो है डिमांड लोगों ने क्या कर दी, शुरू कर दी। तो लोकतंत्र, इसकी पूरी परिभाषा में आज आप लोगों को बताना हो कि हर कोई देश ये चाहता है कि वहां जो गवर्नमेंट बने, वहां जो सरकार बने, उस देश के लोगों की ये एक एस्पिरेशन होती है कि वो जो सरकार है वो उन्हीं के नियमों के हिसाब से क्या करे, काम करे। और यहीं से जो शुरुआत होती है किसकी बेटा? डेमोक्रेसी की। तो ये है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। डेमोक्रेसी जो है वो एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेओस, जिसे आक्रेशिया भी कहते हैं। डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेओस का मतलब होता है पावर और रूल। तो जब लोगों का शासन होता है, जनता का शासन होता है। अब आप कहोगे कि जनता का शासन कैसे होता है? हम हमारे भारत की बात करें तो हमारे भारत में हम लोग अपनी मर्जी से उस नेता का चुनाव करके अपने पार्लियामेंट में, संसद में भेजते हैं और वो हमारे बिहाफ पे क्या करते हैं, सारे पॉलिसी, सारे प्रोग्राम बनाते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का बनता है, डेमोस प्लस क्रेशिया एक्रोस जिसे कहते हैं हम लोग। चलिए, अब यहां से पूरी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लोकतंत्र सरकार का एक वो रूप है जिसमें रूल करने वाले जो शासक होते हैं, उन शासकों का चुनाव जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? लोगों के द्वारा किया जाता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी, दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें जो नेता होता है उसका चुनाव लोग करते हैं। तो ये रूलर्स है कौन? इलेक्शन क्या है? वो लोग कौन है जो रूलर्स को इलेक्ट करते हैं? किस टाइप की सरकार बनती है? सो ये हम सब इस चीज में जो क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी की। तो अब्राहम लिंकन के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों के लिए और लोगों के द्वारा जो शासन होता है वह लोकतंत्र कहलाता है। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ democracy, that democracy is a form of government in which
रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, कि हम पे जो राज करने वाला है वो किसी राजा का बेटा नहीं है, बल्कि वो है जिसे हम लोगों ने खुद क्या किया है, इलेक्ट किया है, जिसे हम लोगों ने खुद क्या किया है, चूज किया है। तो उसके बाद अगर आगे चले, डेमोक्रेसी के अंदर ये भी आपके फीचर्स जो है डेमोक्रेसी के क्या हो गए हैं, शुरू हो गए कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ले तो आप लोग कह सकते हो कि जो डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं वो मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूं कि डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। चलिए, इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकतंत्र की यही खास बात है। लोकतंत्र में जो देश के लिए अंतिम निर्णय होते हैं, डिसीजंस होते हैं, ये डिसीजन वो लोग लेते हैं जिन्हें लोगों ने क्या किया है, इलेक्ट किया है। मेरे बिहाफ पे जिस नेता को हम लोगों ने चुना है, आपके बिहाफ पे जो नेता चुना गया है, उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग केस स्टडीज करेंगे, उन केस स्टडीज में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कई कंट्री थी जहां पे इलेक्टेड थे लेकिन लोगों ने अपने नेता इलेक्ट किए थे, लीडर इलेक्ट किए थे, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नेक्स्ट बात जो डेमोक्रेसी की है कि डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन जो है हमेशा फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अभी जितने भी पॉइंट्स हैं इनके ऊपर केस स्टडी जो है आपके सिलेबस में है, वो केस स्टडी हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं। उसके बाद डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, की जो चुनाव हो फ्री एंड फेयर हो बिल्कुल। उसके बाद इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन, हर किसी के पास वोट डालने का राइट होना चाहिए। अब ये नहीं है कि जनसंख्या का एक हिस्सा तो वोट डाल रहा है और जनसंख्या का एक हिस्सा वोट नहीं डाल रहा है। अगर ऐसा होगा तो वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा संविधान के दायरे में रह के काम करती है। तो नेक्स्ट फीचर बनता है अ डेमोक्रेटिक रूल्स मस्ट विद इन लिमिट सेट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट। जो अधिकार होते हैं, संविधान होता है, संविधान के अकॉर्डिंग ही क्या करती है वो सरकार, क्या करेगी, काम करेगी। उसके बाद हम लोग बात करें, द अपोजिशन पार्टीज आर अलाउड टू फंक्शन फ्रीली बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद जितनी भी अपोजिशन पार्टियां होती है, विपक्ष के दल होते हैं, वो फ्री माइंड में काम कर सके। ये नहीं कि एक पार्टी की सरकार बन गई और उस सरकार ने जितनी दूसरी पार्टियां हैं वो कोई भी आवाज उठाती है, उन आवाज को वो दबा रहे हैं, उन्हें फ्री फंक्शन में काम नहीं करने दे रहे हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर एक ऐसी सरकार का होना भी बहुत जरूरी है जो क्या करती है, ऐसी पार्टी का होना जरूरी है जो किसका रोल प्ले करती है, विपक्ष का रोल प्ले करती है। उसके बाद द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। राजनीतिक समानता के सिद्धांत पे जो है लोकतांत्रिक सरकारें क्या करती है, काम करती है। उसके बाद सवाल बन जाता है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो बेटर गवर्नमेंट क्यों है, सबसे अच्छी सरकार क्यों है। देखो कॉमन सेंस की बात है कि अगर राजा बहुत अच्छा हो, राम जैसा हो, तो राम राज होगा। लेकिन वही राजा अगर ऐसा निकल जाए जो तानाशाही करे तो जनता क्या हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो बेटर गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि ये लोगों के लिए अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि इस सरकार को लोगों ने क्या किया है, चूज किया है। तो जिस सरकार को लोग चूज करेंगे, जाहिर सी बात है कि मैंने जिस नेता को वोट दिया है, जिस नेता को मैंने इलेक्ट किया है, उसे मेरे लिए अर्थात इस जनता के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वो अकाउंटेबल है। उसके बाद डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन मेकिंग सबसे ज्यादा इंप्रूव्ड होती है। लोकतंत्र में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बिल्कुल इंप्रूव्ड होती है। कैसे? डेमोक्रेसी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बिल्कुल इंप्रूव्ड होती है। इंप्रूव्ड किस लिए होती है? क्योंकि डिसीजन जो है वो सभी लोग जो है वो मिलके लेते हैं। जितने भी नेता होते हैं जनता को पूछ के, बता के, ये नहीं एक तानाशाह जो होता है वो कोई भी निर्णय लेगा, वो अपनी मर्जी से निर्णय लेगा और उसके मर्जी से लिए गए निर्णय हो सकता है कि जनता को क्या ना आए, पसंद ना आए। सो डेमोक्रेसी क्या करती है? प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस। एक समाज, कोई भी समाज है वो एक ही जाति या एक ही जो समुदाय है उससे नहीं बनता है। अलग अलग धर्मों के, जातियों के सभी लोग रहते हैं। तो भारत जहां लोकतंत्र है, कितने ही लोग हैं, विविधताओं का देश है, डाइवर्सिटी का देश है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, न जाने कितनी कास्ट रहती हैं। तो डेमोक्रेसी अगर है कहीं भी, किसी भी देश में अगर डेमोक्रेसी है तो वो डिफरेंसेस को सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमारे भारत में माइनॉरिटी मेजोरिटी आप लोगों ने सुना होगा, भले ही सिख और भले ही मुसलमान माइनॉरिटी में आते हो,
उनकी संख्या कम हो, लेकिन उन्हें बिल्कुल बराबर अधिकार दिए गए हैं हिंदुओं के बराबर, जिनकी क्या है हमारे भारत में मेजोरिटी है। तो डेमोक्रेसी ही एक ऐसी सरकार है जो सभी धर्मों, जातियों, विविधताओं को मिलाकर क्या करती है, चलती है। सो अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर, इन सबको यूनाइट करना सिर्फ और सिर्फ कौन कर पाती है, डेमोक्रेसी ही कर पाती है, क्योंकि इट इज द अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी परमानेंट विनर या लूजर नहीं होता। आज जिस सरकार को चूज किया है, हो सकता है अगले 5 साल के बाद उस सरकार को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। डेमोक्रेसी इज बेटर देन, देखो ये आपका क्वेश्चन जो वो 100% आप 9th में है, 10th में है, +1 +2 में कभी भी जाएं, सोशल साइंस को साथ रखेंगे तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक। एक लोकतंत्र ही ऐसी सरकार है जहां गलतियों को सुधारा जा सकता है। अगर गलती हो जाती है तो उस गलती को रेक्टिफाई किया जा सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है एक लोकतांत्रिक सरकार के अंदर। क्योंकि डेमोक्रेसी जो क्या करती है, सिटीजन्स की डिग्निटी को बढ़ाती है। कैसे? उन सबको पॉलिटिकल इक्वालिटी देके, हर टाइप की इक्वालिटी, फ्रीडम जो है वो कौन सी सरकार देती है, सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक सरकार देती है। इसलिए डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पिछली 3 या 4 स्लाइडें जितनी भी थी, ये अगर आपने लिख ली तो उसके बाद डेमोक्रेसी का क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डीमेरिट्स। देखो, जहां से अगर किसी भी चीज के फायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन आपको एक बात मैं खास कर दूं, भले ही कुछ डीमेरिट्स हो डेमोक्रेसी की, बट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट 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 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलिए सुनिए कैसे है। इसकी ड्रॉबैक की अगर बात करें तो क्या कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में लीडर हमेशा क्या रहते हैं, बदलते रहते हैं। आज किसी नेता को चूज किया और हो सकता है अगली बार उस नेता को हटा दिया जाए, तो इनस्टेबिलिटी बनती है कि अगर नेता स्टेबल रहेगा तो अपनी मर्जी से क्या करेगा, ढंग से काम कर लेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में नेता बदलते रहते हैं तो सरकार में इनस्टेबिलिटी रहती है। लेकिन आप इसको काउंटर कर सकते हैं। अगर किसी इंसान को यह पता हो कि मुझे कोई हटा नहीं सकता तो वो तानाशाह बनेगा। इसलिए मैं नहीं मानता, आपको भी नहीं मानना चाहिए कि डेमोक्रेसी का क्या है, ये एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी हमेशा पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में है। बस पावर का प्ले है, मोरालिटी की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल हाँ, सही बात है कि डेमोक्रेसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंपटीशन फायदेमंद है। आज जो सरकार सत्ता में है, आज जो पार्टी सत्ता में है, अगर उसे इस बात का पता होगा कि उसे कभी भी क्या किया जा सकता है, हटा दिया जा सकता है, उसके सामने कोई कंपटीशन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन फायदेमंद भी है। और जिन नेताओं को चूज किया है उन्हें जनता के इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता होता, जिससे डिसीजन जो है वो बैड लिए जाते हैं। ये डेमोक्रेसी की ड्रॉबैक जो है क्या बेटा, मानी जाती है। और लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी में करप्शन है और ये सिर्फ इलेक्टोरल कंपटीशन पे बेस है। छोटे मोटे जो साधारण लोग होते हैं उन्हें नहीं पता कि सरकार के अंदर क्या चल रहा है, उनके लिए क्या है अच्छा, क्या है उनके लिए बुरा, क्या है, ये लोगों का मानना है। तो इस स्लाइड में जो क्वेश्चन थे वो थे व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी या ड्रॉबैक ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए अब हम लोग एक डिफरेंस करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक लोकतांत्रिक सरकार और एक गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या डिफरेंस है। डेमोक्रेसी के अंदर रूलर्स जो है वो अकाउंटेबल है, लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो रूलर्स होते हैं वो अकाउंटेबल नहीं है, उन्हें लोगों की नीड से कोई मतलब नहीं है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वहां पे लोग अपना रूलर जो है इलेक्ट करते हैं, उनके पास राइट है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करने का, जबकि एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों के पास राइट नहीं है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का। पार्लियामेंट इज अ सेपरेट बॉडी एंड हैज नो इंटरफेरेंस इन ऑफ आर्मी। सबसे खास बात है लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी के अंदर आर्मी का किसी भी तरीके से कोई इंटरफेयर नहीं होता है। और यहां नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं होती है, बस जो आर्मी का चीफ होता है या जो तानाशाह होता है उसी के पास सब कुछ होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई भी सिटीजन जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो चाहे किसी कास्ट का हो, धर्म का हो, जाति का हो,
जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों के पास वोट देने तक का अधिकार नहीं होता है। और एजुकेशनल बैकग्राउंड विच मीन्स द राइट ऑफ वोट इज अवेलेबल टू ऑल सिटीजन, सभी के पास वोटिंग का अधिकार है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, जबकि एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यह अधिकार जो लोगों को नहीं दिया जाता। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आप लोगों ने सुनी होगी। उसके बाद डेमोक्रेसी जो है वो कंसल्टेशन पे बेस्ड है, कोई भी डिसीजन लोगे वो डिस्कशन के साथ होगा, लोगों को बता के होगा, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, जबकि यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं। अगर हम लोग बात करें मैक्सिको की बात करें, PRI पार्टी है, पब्लिक इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, इलेक्शन तो होते हैं हर 6 साल बाद, लेकिन इलेक्शन के अंदर डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके वो हमेशा क्या करती है, वही पार्टी आज तक जीतती आई है, तो वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है। इसके अलावा लोगों के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है डेमोक्रेसी में, जबकि ये वाले फंडामेंटल राइट जो है वो एक गैर लोकतांत्रिक सरकार में लोगों को नहीं दिए जाते हैं। हम इंडिया का एग्जांपल है, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सऊदी अरेबिया, जिम्बाब्वे, जहां पे लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। चलिए, उसके बाद डेमोक्रेसी के 2 टाइप होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम किसे बोलेंगे? सो द पीपल themselves मेक द लॉज एंड पार्लियामेंट डायरेक्टली इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जहां लोग डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। देश के लिए जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसमें जनता का बकायदा वोटिंग करवाई जाती है, वो कहलाएगी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन पे बेस होते हैं। और ये जो है भारत की अगर बात करें, भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, याद रखिएगा। भारत के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहां पे हम जिन लोगों को हमने इलेक्ट किया है वो हमारे बिहाफ पे क्या ले रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, वो हमारे बिहाफ पे क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं। सो ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो छोटे देशों के लिए, छोटे एरियाज के लिए सुटेबल है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश के लिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी का होना संभव नहीं है। एग्जाम्पल देख लिए, ग्रीक, रोम, इंडिया, पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, ये मॉडर्न में अभी स्विट्जरलैंड जो है वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है बेटा। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो जहां पे रिप्रेजेंटेटिव, मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया, जहां लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं और उन डिसीजंस को लागू किया जाता है, वो होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज। यहाँ पे लोगों का ओपिनियन जो है वो नहीं होता है, वो बाद में पता चलता है। इंडिया, फ्रांस, यूएसए जो है इसके बेटा एग्जाम्पल है। उसके बाद कुछ केस स्टडीज हैं जो मैंने आपको कहा था कि हम लोग करेंगे। ये केस स्टडीज के जो आपके क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। ये केस स्टडीज आपको डेमोक्रेसी का पूरा जो है हिसाब किताब बता देगी कि क्यों डेमोक्रेसी बेटर है, क्यों डेमोक्रेसी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पाकिस्तान से। पाकिस्तान की केस स्टडी है, 1999 की बात है। जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो एक मिलिट्री कूप करते हैं पाकिस्तान के अंदर और वहां की जो गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो कर देते हैं। मींस वहां का सारा राज जो है वो किसके हाथ में आ जाता है, जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में आ जाता है। वो अपने आप को कंट्री का मुखिया बना देता है, चीफ एग्जीक्यूटिव बना देता है। 2002 में उसने अपनी जो पोजीशन थी चीफ एग्जीक्यूटिव से बदल के उसने क्या कर दी, प्रेसिडेंट बना लिया। खुद को क्या मान लिया, प्रेसिडेंट मान लिया, राष्ट्रपति मान लिया। उसके बाद रिफरेंडम करवाया। कोई पूछे कि रिफरेंडम क्या होता है तो कहना इलेक्शन जो है वो रिफरेंडम होते हैं। उसका जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक रिफरेंडम कराया और 5 साल के लिए अपनी जो है ड्यूरेशन थी, टेन्योर था, टाइम पीरियड था, उसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट, उन सब ने कहा कि जो परवेज मुशर्रफ जी ने रिफरेंडम करवाया था वो सिर्फ और सिर्फ करप्ट तरीके से किया था, डर्टी ट्रिक से इस्तेमाल किया था ये। और अगस्त 2002 में उसने जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया और पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया। और उसमें क्या लिखा कि जो है ऑर्डर प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविडेंशियल असेंबलीज, कि राष्ट्रपति स्थानीय स्तर के, राज्य स्तर की जो सरकारें होती है उन्हें कभी भी क्या कर सकता है, गिरा सकता है। मींस पूरा देश का कानून अपने हाथ में लेके अपने हिसाब से इस बंदे ने बदलना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। चलिए सुनते आगे। उसके बाद बात करें सो द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद जो लोगों के चुने हुए नेता थे उनके काम जो थे, उन कामों को स्पेशल सुपरवाइज कौन करते, मिलिट्री के ऑफिसर्स करते। इस लॉ को पास करने के बाद
उसने क्या करवाए, इलेक्शन करवाए स्टेट असेंबलीज के अंदर। लेकिन सपोज करो मैं जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम के अंदर मुझे इलेक्ट किया गया, लेकिन मेरे पास कोई पावर नहीं थी कि मैं डिसीजन ले सकूं। सारे डिसीजन किसके चल रहे थे, जनरल परवेज मुशर्रफ के चल रहे थे, आर्मी का रूल चल रहा था। सो आप ये बता सकते हो इस केस स्टडी को पढ़ के कि कौन से फीचर, डेमोक्रेसी का कौन सा फीचर जो है वो वायलेट किया गया है। मैं आपको बताता हूं डेमोक्रेसी का फीचर्स, कि जो लोगों के इलेक्टेड लीडर होते हैं वही डिसीजन लेते हैं, उसे यहां पे क्या किया गया था, वायलेट किया गया था बेटा। चलिए चाइना की बात करें, चाइना में रेगुलर हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, जो चाइना की पार्लियामेंट है उसको क्वेंगो रेमिम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, या दबियो दहुई नेशनल पीपल कांग्रेस कहते हैं। यहाँ पे इनके पास, इन पार्टी के पास इतनी पावर है कि वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकते हैं। लगभग पूरी कंट्री में से 3000 लोग जो है वो इलेक्ट होते हैं। इलेक्शन होने से पहले कैंडिडेट जो है उसे चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसी का अप्रूवल क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। जो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं या 8 छोटी मोटी पार्टियां हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, वही क्या बन सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो यहाँ की जो सरकार है वो हमेशा कौन बनाता है, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की जो है यहाँ पे सरकार बनती है। सो इससे क्या पता चलता है कि लोगों के पास वहां पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं है। सो चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। उसके बाद बात करें मैक्सिको की, मैंने आपको बताया था कि जब से यहाँ पे आजाद हुआ है मैक्सिको, हर 6 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी मिलिट्री का रूल नहीं आया। लेकिन 2000 तक सारे इलेक्शन यहाँ पे एक ही पार्टी जीता करती थी, वो थी पब्लिक रिवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशनल पार्टी, पीआरआई जिसे कहते हैं। और पीआरआई जो थी बेटी ट्रिक का इस्तेमाल करती थी, क्या करने के लिए, इलेक्शन को जीतने के लिए। जबरदस्ती पार्टी मीटिंग अटेंड करवाई जाती, स्कूलों में मीटिंग करवाई जाती, हर किसी को इस पार्टी को वोट देने के लिए क्या किया जाता, फोर्स किया जाता। तो ये चीज शो करती है कि यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी नहीं थी। चलिए, और गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स मैंने आपको बताया, वो पीआरआई को वोट देने के लिए उन्हें क्या किया जाता था, फोर्स किया जाता था। और उसके बाद अपोजिशन पार्टी थी, उनको हमेशा क्या किया जाता था, अपोज किया जाता था। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे। जब जब इलेक्शन होते तो जितने भी पोलिंग बूथ जो होते थे, पोलिंग बूथ के अंदर जो आपको पता है कि वोटिंग होती थी, उन पोलिंग बूथ को क्या कर लिया जाता था, यहां से लूट लिया जाता था। तो यह पता चलता है कि यहां डेमोक्रेसी जो थी बिल्कुल नहीं थी। ओके, कि हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं सऊदी अरब की, बात करते हैं। सऊदी अरब के अंदर विमेन्स को वोट डालने का जो है वो राइट नहीं है। विमेन यहाँ पे वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। और इस्टोनिया के अंदर सिटीजन्स हैं, वहां पे जो रशियन माइनॉरिटी है उनको वोट देने का राइट नहीं है। फिजी के अंदर इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है कि फिजी का जो आदमी है उसके वोट की क्या है, वैल्यू ज्यादा है। तो ये चीजें क्या शो करती है, इन कंट्रीज के अंदर लोगों के पास राइट नहीं है कि वो क्या कर सके, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सके। अब आपकी जो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे की केस स्टडी आप लोगों ने जरूर पढ़नी है। जिम्बाब्वे जो था 1980 में आजाद हो जाता है, और आजादी होने के बाद यहाँ पे जानू पीएफ जो पार्टी है वो क्या करती है, फ्रीडम स्ट्रगल में इसने पार्टिसिपेट किया, जैसे हमारे इंडिया में कांग्रेस ने किया था। यहाँ पे जानू पीएफ की पार्टी ने यहाँ के फ्रीडम स्ट्रगल में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। और इसका रॉबर्ट मुगाबे जो लीडर था वो कंट्री को आजादी से लेकर रूल करता आ रहा था। ये इलेक्शन यहाँ पे रेगुलर होते थे और हमेशा जानू पीएफ पार्टी जीतती थी, लेकिन वही अनफेयर प्रैक्टिसेस को क्या किया जाता था, यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। और संविधान को उन्होंने बदला, प्रेसिडेंट की पावर को उन्होंने बढ़ा दिया, अपोजिशन पार्टी को दबा दिया, लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोक लिया गया। तो ये सब चीजें क्या कहती है कि यहाँ पे लोकतंत्र है नहीं। सरकार तो थी लेकिन वो सरकार लोगों की नहीं थी। सो यहाँ पे रेडियो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, टीवी पर प्रोग्राम जो आते थे वो किसके आते थे, इन्हीं सरकारों के आया करते थे। सो न्यूज़पेपर जो थे और जो थे वो नहीं सरकार के खिलाफ कुछ भी छाप सकते थे। देखो, मीडिया का फ्री होना, मीडिया का बिल्कुल फ्री वे में काम करना किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। जजेस को भी यहाँ पे बकायदा प्रेशराइज किया जाता था। तो क्या पता चलता है, यहाँ पे डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं उन्हें क्या किया गया, वॉलेट किया गया। चलिए, उसके बाद भूटान में जो राजा है, डिक्लेयर दैट इन फ्यूचर ही विल बी गाइडेड बाय द एडवाइस गिवन टू हिम बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। भूटान के अंदर जो राजा है उसने साफ साफ कह दिया कि भविष्य में मैं जो भी काम करूंगा मैं वो किसके बेस पे करूंगा, जो मुझे हमारे नेता जो है वो कहेंगे मैं उनके हिसाब से काम करूंगा। श्रीलंका में तमिल वर्कर जो है वो
उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया। देखो हमारे जो इंडिया से तमिल जो थे कहां पे गए थे, चाइना में गए थे, उन्हें किसी भी टाइप से वोटिंग राइट नहीं दिया गया है। नेपाल में जो किंग है उसने पॉलिटिकल गैदरिंग पे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, इन सब पे क्या लगा रखे हैं, रोक लगा रखी है। तो क्या समझे इन सब चीजों से? इन सब चीजों से ये समझे कि यहाँ पे सरकारें तो हैं लेकिन वो सरकारें लोगों के हिसाब से क्या नहीं करती, काम नहीं करती हैं। सो हमारे इंडिया के अंदर बकायदा क्या हुआ कि बिहार की, देखो बता रहा ना कि इंडिया सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द डिसॉल्व ऑफ बिहार असेंबली वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बार बिहार की जो सरकार थी उसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसॉल्व कर दिया था, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है। बांग्लादेश में पॉलिटिकल पार्टी एग्रीड दैट अ न्यूट्रल गवर्नमेंट शुड रूल द कंट्री एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। और यहाँ पे जो बांग्लादेश के अंदर देखो कितनी अच्छी बात है कि इन लोगों ने डिसाइड किया कि जब इलेक्शन होंगे तब एक न्यूट्रल गवर्नमेंट होगी जो ना इस पार्टी की होगी जो ना उस पार्टी की होगी। तो लोकतंत्र को बनाने की बात है। डिसीजन यहाँ पे इलेक्टेड लीडर्स लेते हैं, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है, रिस्पेक्ट होती है राइट्स की, रूल ऑफ लॉ होता है, फ्री फेयर इलेक्शन होते हैं। बार बार में वही बातें जो शुरू में हम लोग कर चुके थे वो यहाँ पे हैं। सो ये चीजें क्या बताती है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रेदर देन अदर गवर्नमेंट। तो बकायदा मैंने विद केस स्टडी आपको ये जो चैप्टर है वो बताया है, विद केस स्टडी जो आपके एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं। बट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन आपका बनता है वो यही बनेगा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप लोग क्यों कहेंगे। और ये जो डिफरेंस मैंने आप लोगों को दिया था, इस डिफरेंस को आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्या करना है, याद करना है। सो आज के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे। और ये जो पीपीटी में जो नोट्स थे वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं ताकि इजीली आप इन्हें क्या कर सके, स्टडी कर सके। बाय बाय।